Good evening, ma'am. Good evening. Thank you, ma'am. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे हैं? Sir, good evening. Welcome back. Good evening, sir. थैंक यू. कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, मजे में? Good evening, sir. जी. भाई किसी का माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है. मोहम्मद अली जी, प्लीज़. जी. देखिए, मैंने ना अभी मैसेज डाला हुआ है एक, और उसमें अपने YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है. तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हमारी क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाती है. कई बार आप क्लास नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो आप वहाँ से क्लास को उठा सकते हैं. तो आप लोग अभी देखिए, आपको मैसेज में लिंक मिल रहा होगा यूट्यूब चैनल का. तो इससे क्या होगा कि आप जो है, अगर कोई क्लास किसी कारणवश नहीं ले पाते तो आप वहाँ से ज्वाइन, मतलब वो वहाँ पे आप उसकी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं. ठीक है? तो सभी इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों में भी उसको आप चैनल उसका लिंक भेज सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें. ठीक है भाई? जी सर. Okay, sir. जी. लास्ट क्लास में हम लोग स्टाम्प के विषय में डिस्कस कर रहे थे. जी. कौन सी धारा हमने डिस्कस की थी भाई? Yes, sir. Sir, 255. Sir, 24. 256 अब्दुल करीम तेलगी का केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ठीक है? तो इस चैप्टर में जो है, अब आप जो बाकी के सेक्शन हैं वो एक 258 देख लीजिए. ये कह रहा है कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय करना. ठीक है? ये कह रहा है भैया, सेल ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प. Whoever sells or offers for sale any stamp which he knows or has reason to believe to be counterfeit of any stamp issued by government for the purpose of revenue shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. ये कह रहा है कि कूटकृत सरकारी स्टाम्प का कोई अगर विक्रय करेगा तो वो 258 से उसको दंडित किया जाएगा. क्या कह रहा है कि जो कोई किसी स्टाम्प को यह जानते हुए या ये विश्वास करने का कारण रखते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प की कूटकृति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा. ठीक है भाई? क्लियर है? कोई डाउट किसी किस्म का यहाँ? सर क्लियर है. नकली स्टाम्प कोई बेचेगा या बेचने का प्रयास करेगा तो उसको अंडर सेक्शन 258 ऑफ आईपीसी कितना पनिशमेंट बताया गया है? अप टू 7 years एंड विद फाइन. ठीक है जी. इसके बाद 2 धाराएं इसमें 262 और 63 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिए. 262 बात करता है यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड. देखिए, यदि कोई ऐसे स्टाम्प को प्रयोग कर रहा है जो ऑलरेडी यूज्ड हैं. देखिए, जो स्टाम्प वगैरह होते हैं वो सिंगल टाइम यूज होता है उनका. एक बार स्टाम्प लिया और जिस पर्पज़ के लिए लिया उस पर्पज़ में आपने लगा दिया तो वो सिंगल फायर कार्टेज होता है, एक बार छोड़ा जाने वाला कारतूस, इसे आप देसी भाषा में समझें तो 262 कह रहा है कि whoever fraudulently or with intent to cause loss to the government uses for any purpose a stamp issued by government for the purpose of revenue which he knows to have been before used shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. ये कह रहा कि ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग
जिसके बारे में यह ज्ञात है कि उसका पहले ही उपयोग हो चुका है। समझ आ रहा है आपको कुछ कि ये धारा क्या बताना चाह रही है? जी, हिना त्यागी जी क्लास में है। हिना त्यागी जी, क्या सुन पा रही हैं मुझे? जी सर। हाँ, तो 262 क्या कह रहा है, आप समझ पा रहे हैं? 262 कह रहा है कि ऐसे स्टाम्प को दोबारा यूज करना जिसके विषय में आप जानते हैं कि ये स्टाम्प ऑलरेडी यूज्ड है, तो 262 अप्लाई हो जाएगी यदि कोई ऐसा कृत्य करेगा। 262 आईपीसी में दंडनीय है। कितनी सजा बता रहा है? अप टू 2 इयर्स या जुर्माना या दोनों। ठीक है। सर अब 263 कह रहा है इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टाम्प हैज बीन यूज्ड। देखिए, जब कोई स्टाम्प यूज होता है तो उस पर मार्क लगता है, ठीक है, और उस पर कैंसल्ड की मोहर या कुछ इस टाइप का मार्क लगा दिया जाता है जिससे ये मालूम हो जाए कि ये स्टाम्प अब यूज हो चुका। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे कोर्ट में कोई आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो पेशकार क्या करता है, या तो उसको बीच में इसमें छेद कर देता है या उस पर कैंसल्ड लिख देता है या कैंसल्ड की मोहर बनाए रखते हैं, उसको मोहर को मार देता है। तो इस टाइप से ऐसे मार्क को यदि कोई इरेज करेगा तो उसके लिए 263 आईपीसी बात कर रहा है। तो ये कह रहा हुएवर फ्रॉडुलेंटली और विद इंटेंट टू cause loss to government erases or removed from a stamp issued by government for the purpose of revenue any mark। देखिए, एनी मार्क को अंडरलाइन कर लीजिए। एनी मार्क का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। वो मार्क किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस पर रेड पेन से कैंसल्ड लिख दे या स्टैम्प मार दे, है ना। और एक सबसे जो तगड़ा तरीका है वो है कि उसको उसमें छेद कर देना। स्टैम्प को वो कट मार देते हैं बीच में से। अब कट मारा हुआ स्टैम्प को तो आप भर नहीं सकते जल्दी से, लेकिन जो उसके ऊपर अगर आपने खाली कैंसिल लिखा है या आपने उस पर स्टैम्प लगाई है तो वैसे चिन्ह को इरेज किया जा सकता है ना। तो वैसा कोई व्यक्ति कोई कृत्य करेगा तो यहाँ 263 स्टैंड हो जाएगी, ये एक्शन में आ जाएगी। पुट और इम्प्रेस्ड अपॉन सच स्टैम्प फॉर द पर्पज ऑफ डिनोटिंग दैट द सेम हैज़ बीन यूज्ड और नोइंगली हैज़ in this possession or sales or disposes of any such stamp from which such mark has been erased or removed or sells or disposes of any such stamp which he knows to have been used shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। क्या समझे? देखिए, जो 262 वाली धारा है, 262 वाली धारा 263 के बाद एक्शन में आएगी, क्योंकि पहले कोई व्यक्ति उसको इरेज करेगा, इरेज करके बेचेगा। तो 262 वाला जो बंदा है उसको भी पता है कि ये स्टाम्प इस प्रकार के हैं जिसको इरेज किया गया है। तो यहाँ 263 में तो वो व्यक्ति जो कि इरेज कर रहा है या उसको बेच रहा है इस टाइप के आदमी, तो वो तो 263 में आएगा। और जो वैसे स्टाम्प को यूज कर रहा है जिसके बारे में वो भली भांति जानता है कि ऐसा स्टाम्प पहले भी प्रयोग में लाया जा चुका है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? क्यों भाई, अगर कोई यूज किया हुआ स्टाम्प दोबारा यूज कर रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? संदीप पवार जी। रेवेन्यू लॉस होगा जी। जाहिर सी बात है कि स्टाम्प जो है वो रेवेन्यू के कलेक्शन का एक साधन है। अब मान लीजिए किसी को 100 रुपये का कहीं स्टाम्प लगाना है और वो 100 रुपये का स्टाम्प सरकार से ना खरीद के किसी ऐसे बंदे से खरीद लेता है जिसने उसको इरेज करके वो पहले ही 100 रुपये की अपनी ड्यूटी कर चुका है स्टाम्प। और मैंने बताया कि जो स्टाम्प है वो सिंगल फायर्ड कार्टिज होता है, एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोबारा इस्तेमाल यदि किया जाएगा तो उस इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ 262 में कार्रवाई होगी और 263 में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी जो वैसे चिन्हों को हटा रहा है। कहाँ से? स्टाम्प पे
जो इस बात के द्योतक हैं कि भाई ये स्टाम्प यूज हो चुका है। इज दैट क्लियर? यस सर। बड़ा धीमे से यस सर बोल रहे हो भाई, क्या बात, नींद वींद आ गई क्या आप लोगों को? सर क्लियर है सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाय सर। देखिए जोश हाई रखिए। आप तो आपके एग्ज़ाम की ऑफिशियली डेट भी डिक्लेयर हो गई है जो PCS जे के एस्पायरेंट हैं, और आपके पास 12 फरवरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एक कहावत हुआ करती थी हमारे टाइम में कि एक्चुअली मार्च में अक्सर पेपर, अब भी मार्च में ही होते हैं पेपर, फरवरी मार्च में, तब मार्च ही पेपर का 15 मार्च के आसपास पेपर ज़्यादा हुआ करते थे उस टाइम का जो सेशन चलता था। तो जब तक, जैसे अब हम दिसंबर में हैं, तो दिसंबर में रहते रहते ऐसा लगता था कि अगला साल पेपर अगले साल होने वाले हैं, है ना। तो हम लोग बड़े लापरवाह रहते थे, और जैसे ही दिसंबर हुआ ख़त्म और प्रवेश हुआ जनवरी में, तो उसके लिए एक कहावत हम लोगों ने, मतलब एक हमारे से पहले बनी होगी, हमने तो सुनी थी वो, तो वो कहावत थी कि जनवरी झर, फरवरी फर और मार्च में पेपर। तो आप लोगों का तो मार्च में भी नहीं है, आपका तो फरवरी फर में ही पेपर है। हाँ जी हिमानी जी, क्या कह रहे हैं आप? जी सर सही है ये बात। सही है ना? सर हमारा पेपर तो फरवरी में है। फर में ही है आपका पेपर तो भैया। तो बी रेडी, बी रेडी। और आप जो है मेहनत अपनी बढ़ा दीजिए। अब तो आपको टारगेट भी दे दिया है आयोग ने कि 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है ना। तो अब एक राजदीप सर जो लोकल लॉ पढ़ा रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है, और लोकल लॉ के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि जब वो स्वस्थ हो जाएं, भगवान जल्दी से उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे, तो उनको भी एक सेंट्रल लॉ ही हैंड ओवर किया जाए। क्योंकि आपके PCS जे का जो एग्ज़ाम है उसमें जो आपके ये लोकल लॉ है वो प्री में नहीं है, मेंस में है, ऐसा ही है ना? यस सर। हाँ, तो अब आपका टारगेट है जी। क्या कह रहे हैं संजय बघेल जी? मेंस में है, प्री में नहीं है। हाँ, तो उस लिहाज से चूंकि एग्ज़ाम भी आपका बहुत दूर नहीं है, तो इनको तो हम आपके प्री एग्ज़ाम के बाद भी कवर करा सकते हैं, है ना। तो आपके जो सेंट्रल एक्ट हैं उन पे फोकस किया जाना, आपकी राय भी मांग रहा हूँ मैं, आप लोग भी कुछ अपनी तरफ से प्रस्ताव रखें। यस सर, है ना, ये जरूरी है जो सेंट्रल वो है। हाँ, जो सेंट्रल आपके लॉ हैं वो ज़रूरी हैं। देखो Yes, सेंट्रल sir, लॉ उन में पर से फोकस ज्यादा होना आपका चाहिए। आपका जो मेजर एक्ट है, मेजर एक्ट बोलते हैं किसको, जो 3 हमारे IPC, CRPC और एविडेंस को मिला के हम लोग मेजर एक्ट बोलते हैं सामान्यतः। यस तो इनमें से 2 एक्ट तो आपके IPC लगभग आधा हो रहा है, और आगे और स्पीड बढ़ा के इसे एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल फिनिश। और आपका एक एविडेंस कंप्लीट होने वाला ही है। एविडेंस कंप्लीट होने वाला है, और एक भयंकर एक्ट आपका है Yes, sir. CRPC, यस सर। है ना, वो भी बड़ा महारथी है। सर वो ज्यादा ही है। ज़्यादा ही है। तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हम लोग प्रयास कर सकें आप लोगों की हेल्प करने का। देखिए आप लोगों को अपनी हेल्प, सबसे ज़्यादा आप अपनी हेल्प स्वयं ही कर सकते हैं। हम लोग तो आपको यहाँ एक तरह से आपके 24 घंटे में से 3-4 घंटे हम आपको स्टेबलाइज कर रहे हैं कि आप टेबल पे आ जाओ, पढ़ाई का आपका एक समय आप स्पेयर कर लो। नहीं तो जिस टाइम हम लोग कोचिंग कर रहे हैं उस टाइम में आप लोग समझ सकते हैं कि इस टाइम आप क्या करते हैं, मिसयूज ऑफ टाइम होता है। कहीं हम मोबाइल में लगे होते हैं, कहीं हम टीवी देख रहे होते हैं, है ना। सर या तो मोबाइल देखते हैं या हाँ, टीवी, या सो ही जाते हैं या पढ़ सो के। जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग आप लोगों को कंसोलिडेट करने का प्रयास करते हैं कि भाई आप लोग आइए। और मुझे क्लास की स्ट्रेंथ देख के कई बार तरस आता है अपने ऊपर। अभी 35 लोग केवल क्लास में जुड़े हुए हैं,
और जबकि जो हमारे ग्रुप है ना, ग्रुप में जुड़ने की तो बहुत तेज़ी करते हैं लोग, सर ऐड मी ऐड मी ऐड मी, रोज़ कम से कम 20-30 लोग एक्स्ट्रा ग्रुप में ऐड होते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, फिर उनको ग्रुप में ऐड होना ही उनका टारगेट है क्या, कि बस ग्रुप में जोड़ लें हमें किसी तरीके से और उसके बाद फिर हम चद्दर तान के सो जाएं। भाई ग्रुप में जुड़ने मात्र से तो आपका लाभ नहीं होने वाला है। आप लोग यहाँ क्लास में आए, क्लास में बैठें, क्लास को फॉलो करें, तब कुछ आप लोगों को लाभ होने वाला है। तो 35 मेंबर्स, देखिए मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे लिए तो एक मेंबर भी क्लास में होगा तो आई विल कंटिन्यू माय मिशन। लेकिन आप जितना अधिक से अधिक लोग यहाँ जुड़ पाएंगे तो उससे आप ही लोगों का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखा है, ठीक है ना। तो चलती गंगा में हाथ धोने का अवसर है, लेकिन बहुत से लोग नहीं धो पा रहे हैं, तो इसमें क्या किया जा सकता है? नथिंग। सर चलती गंगा में भी हर कोई हाथ नहीं धो पाता, जिसको लगन होती है वही धोता है। सही बात है, बिल्कुल। देखो हम लोग गंगा जी के कितने नज़दीक हम लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ सहारनपुर में हैं और हरिद्वार से गंगा जी बह रही है ना। तो यस सर। दूर वाले जो लोग हैं, राजस्थान से जो लोग आते हैं, वो गंगा जी को देख के दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो जीवन में इतना पानी एक साथ शायद पहली बार देखते हैं, है ना। क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ बारिश भी कम होती है और नदी नाले भी नहीं है, तो उनके लिए वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है। और हम लोग हरिद्वार जाते हैं और अपना कोई निजी काम होता है उसे करके ना, गंगा जी तक जाने की भी जहमत हम लोग नहीं उठाते और हम हो लेते हैं वापस। तो वही बिल्कुल मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरा मंतव्य क्या है इस बात को बताने का। यस सर। क्योंकि वो हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल है। पहले तो सहारनपुर जनपद में ही हरिद्वार हुआ करता था, कभी हरिद्वार जनपद बना 1988 में, उससे पहले सहारनपुर की एक तहसील हुआ करती थी हरिद्वार, ठीक है ना। तो जी सर। तो इसलिए हम नज़दीक की चीज़, जो इजीली एक्सेसिबल चीज़ है, उसकी वैल्यू हम समझते नहीं हैं। ये हमारी एक टेंडेंसी है लोगों की। उसमें मैंने अपना ही उदाहरण देके आप लोगों को बताया कि गंगा हमारे इतने नज़दीक है, हम गंगा को वो वैल्यू नहीं देते जो दूर के लोग देते हैं जी। तो 262 और 63 आप समझ गए भाई, इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। चलिए, ये आवाज़ तो कुछ कड़क सी आई, ये किसकी आवाज़ थी भाई? जी, चैप्टर नंबर जो 13 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे तो मुझे कभी आज तक कहीं सवाल नज़र नहीं आया, है ना। इसको तो आप पूरे को स्किप कर दो तो भी कोई अत्याचार नहीं होने वाला आईपीसी के साथ, ठीक है। तो सब में एक कारावास है। हाँ जी, 26 साल कारावास है सर। काय में? यही 4 नंबर 13। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं हिमांशु शर्मा जी। इसमें तो पूरे चैप्टर में पनिशमेंट भी 1 ईयर सर। हाँ 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 तो इसका किस हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टर नहीं है। और फिर भी मैं आपको एक बात बताना जा रहा हूँ कि हम लोग यहाँ आपको स्किप करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स में जब आप जाओ ना, तो आप पूरा इंडेक्स पे नज़र मार के जाओ, ठीक है ना। कुछ पता नहीं है, वो कई बार ना अनइम्पोर्टेंट एरिया को फोकस कर लेता है एग्जामिनर। वो सोचता है कि ये इम्पोर्टेंट तो सारे पढ़ के आए होंगे, लाओ एक आध सवाल या कुछ सवाल आपको ऐसे रीजन से मिलेंगे जहां आप सोच भी नहीं पाते। तो चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। सोच से 10 कदम आगे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि 10 कदम आगे तो वो होते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट भी बनाते होंगे पेपर बैठ के। ये तो तय है कि जो पेपर सेटर होते होंगे, कोई एक बंदा तो करेगा नहीं, उसको पूरी एक कमेटी होगी, वो कमेटी सेट करेगी, और सभी लोग विद्वान होंगे, सभी लोग माननीय होंगे, ये भी हम मान के चलते हैं। लेकिन हमसे तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो है सारे के सारे एक्ट पढ़ के आएँ और सही सही जवाब दें, और हम आपसे ये भी उम्मीद ना करें कि आप 150 नंबरों का सवाल बना रहे हो, वो 150 नंबर के सवाल ही सही बना दो। हर पेपर में 5-10 5-10 10-15 मतलब प्रश्नों में खामियां मिलती हैं, गलतियां मिलती हैं। तो मैं समझ से बाहर है कि कितने बुद्धिमान लोग उस पेपर को बनाते होंगे।
हमेशा कोई दो तीन क्वेश्चन को ना फिर बाद में वो अपने हाँ आप ही हटाते हैं या फिर उसमें अल्टा आंसर पल्टी, कुछ मतलब आपसे तो सवाल तैयार नहीं हो रहे, हमारे से उम्मीद कर रहे हो कि हम सारे सवालों के जवाब सही दे के हमें, तो बहुत सर मतलब जरूरत हमारी है ना अभी इसीलिए। है। सर जरूरत हमारी है ना इसलिए। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, मतलब एक आप भी महसूस करते होंगे कि इतने बड़े लेवल के प्रश्न पत्रों में कमियां आना, क्यों ना उनको दंडित किया जाए जो लोग वहां बैठ के गलतियां कर रहे हैं। आपके साथ सामने बेरेट रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है, उसके बावजूद आप एक सवाल के 4 उत्तर, उनमें से एक सही आपको देना है, 3 गलत देने हैं, वो काम भी आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो। जी जी, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात करता है चैप्टर नंबर 14। इसकी जो पहली धारा है वो 268 है, पब्लिक न्यूइसेंस, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको टिक कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी में से है। ये कह रहा है पब्लिक न्यूइसेंस, और हिंदी में बात कह रहा है लोक न्यूइसेंस। तो इससे क्या हम अर्थ लगाएं कि न्यूसेंस की अंग्रेजी और हिंदी दोनों एक ही शब्द है? क्यों जी? नो सर। हिंदी में न्यूसेंस को क्या कहते हैं? बाधा, उत्ताप। शायद बाधा। उपताप। जी सर, लोग थॉट में है इसका मीनिंग। हाँ, तो कम से कम यहाँ आईपीसी में भी लिख देते, लेकिन बेरेक्ट वाले ने उसको उठा के जू का तू टेप दिया उधर, पब्लिक का तो हिंदी बना दिया और न्यूसेंस को न्यूसेंस ही रहने दिया। क्योंकि कुछ शब्द कुछ शब्दावलियाँ ऐसी हैं हमारे जबान पे चढ़ी हुई हैं कि हम उनको इंग्लिश वर्जन में ही बोलते हैं। न्यूसेंस को न्यूसेंस ही बोलेंगे, अनपढ़ आदमी भी न्यूसेंस ही बताएगा, उपताप से कोई मतलब वास्ता नहीं है। और उपताप आप आम आदमी को बताने लगो उपताप हो रहा है, ऐसा लगेगा किसी को बुखार हो रहा है ना। ताप 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 शब्द आ गया ना उसमें, बोले भाई हो सकता है कि किसी कोई विशेष प्रकार का बुखार हो, उपताप, या ताप से छोटा भाई हो, उपताप। आप किसके लिए लगाते हैं नॉर्मली हिंदी में? डिप्टी के लिए, है ना। यस सर। हाँ, जैसे इंस्पेक्टर, उसका उप निरीक्षक होता है सब इंस्पेक्टर, तो उप शब्द लगाने का मतलब है कि वो उससे छोटा है। ठीक है, तो पब्लिक न्यूसेंस को पढ़ते हैं, इंग्लिश वर्जन कह रहा है अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ ए पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट और इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, डेंजर और annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right. A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage. क्या समझे भाई? लोक न्यूसेंस का हिंदी वर्जन कह रहा है कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध कार्य का दोषी है जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो, या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार का उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो। इसमें सेकंड जो इसका पैराग्राफ है, सिंगल लाइनर, वो कह रहा है कि कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफ़ी योग्य नहीं है कि उसमें कुछ सुविधा या भलाई कारित होती हो। जी, क्या समझ आया भाई?
देखिए, कोई पब्लिक राइट है जिसे यूज करने का आपको पूरा अधिकार है कि आप उसका यूज करें। उदाहरण के तौर पे आप रास्ते का उदाहरण लेके चलिए, कोई लोक मार्ग है और उस लोक मार्ग पर जो है आपका चलने का राइट है, और उस लोक मार्ग पर कोई व्यक्ति उस पर कोई बाधा कारित करे, रोक अवरोध ऐसा कारित कर दे जिससे कि आप अपना जो आपका वहाँ राइट है लोक मार्ग को इस्तेमाल करने का, उसे आप ना कर पाए तो ऐसी जो बाधा उत्पन्न करेगा वैसा व्यक्ति लोक न्यूसेंस करेगा, ऐसा ये धारा बता रही है। इज दैट क्लियर माय डियर? जी सर। सर इसका जो सेकंड पैरा है 268 का, वो कह रहा है कि अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। ये धारा क्या बता रही है भाई? जी सर जैसे तलवर लगा लेते हैं गली में ही, सब्जी बेचने वाले भी ठेला वेला लगा लेते हैं अपना, भलाई तो हो रही है पड़ोस के लोगों को, लेकिन न्यूसेंस भी क्रिएट हो रहा है एक तरीके से। नहीं, इसमें भलाई क्या कारित हो रही है? ये है कि दूर नहीं जाना पड़ता सबको, भी यहीं पे बेच रहे हैं हम आप लोगों के लिए। अच्छा, ये भी है, आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं दूर। नहीं वो भलाई क्या कर रहा है? वो तो पैसे ले रहा, सब्जी दे रहा। मेरा तो है ऐसा। भलाई का मतलब उससे है कि आप रास्ता रोक के कहीं भंडारा लगा दो, प्याऊ लगा दो, पानी पिला रहे जी हम तो, है ना, भलाई कर रहे जनता की। तो वैसा न्यूसेंस इस आधार पर भी माफ़ी योग्य नहीं है। आप न्यूसेंस कर रहे हैं तो न्यूसेंस कर रहे हैं, ठीक है, ये बात कहना चाह रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। 268 में कहीं कुछ समझ ना आया हो भाई, कोई शब्दावली ऐसी हो जो ना आपको समझ आ पा रही हो किसी कारणवश, तो यू आर फ्री टू आस्क। आगे बढ़े? जी सर। जी सर। चलिए। सर ये जो लोग सड़कों पे टेंट लगाते हैं, जो लोग जागरण वगैरह करते हैं, हाँ, ये भी पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक न्यूसेंस में आता है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा सहनशील ज़्यादा है। वो नवरात्रि हाँ बोल लेते हैं कि माता का नाम लिया जा रहा है भाई, सब जय माता दी कह के निकल लेते हैं साइड से। और सर जो कावड़ टाइम पे लोग जगह जगह टेंट लगाते हैं, उससे भी तो पब्लिक परेशान होती है, लेकिन वो है कि वो बस वो सब महादेव की भलाई की बस उसमें है। वो सब सर इसमें लोक न्यूसेंस का दंड कहाँ पे है? भाई पढ़ेंगे आगे कहीं ना। नहीं है 2 रुपए सर, 200 रुपए। 291। कितना है? 200 रुपए सर। हाँ तो 200 रुपये। जुर्माना। चलिए, हाँ देखिए, कहने का मतलब यही है कि इस तरह के जो मामले हैं ना, उसमें हमारी श्रद्धा से जुड़े हुए मामले आ जाते हैं, तो श्रद्धा के मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं होता। चाहे वो कावड़ का मामला आप ले लीजिए, चाहे वो जागरण का मामला आप ले लीजिए, है ना, चाहे वो सड़क रोक कर नमाज पढ़ने का मामला ले लीजिए, ये सब न्यूसेंस में आते हैं। लेकिन फिर वही हमारी श्रद्धा का मामला आ जाता है ना, तो उस श्रद्धा के मामले पे सब अपना चुप्पी साध के कोई पंगा लेना चाहता नहीं है, ना प्रशासन लेना चाहता, ना कोई आपका पड़ोसी लेना चाहता, लेकिन वास्तव में ये सब न्यूसेंस की ही परिभाषा में आ जाएंगे। तो देखिए, लोग पब्लिक के चलने का मार्ग है तो उसे मार्ग की तरह रहने दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ ना जी, जैसे ये धरना प्रदर्शन करते हैं कि उस पे जाके हाँ ये होता है हाईवेज को रोक लेना। नहीं सर, टोल पे जाके टोल फ्री कर दिया। हाँ, टोल फ्री, हाँ बिल्कुल है, टोल पे जाके टोल फ्री कर देते हैं ना ये किसान यूनियन वाले। हाँ इस सब वाहन बिना टोल के जाएंगे। बिल्कुल। और जैसे अभी दिल्ली में पीछे बहुत दिनों तक एक तो शाहीन बाग में रास्ता रोक के रखा, फिर किसान आंदोलन में किसानों ने रास्ता रोक के रखा, तो ये सब न्यूसेंस हैं। लेकिन जो है कि प्रशासन बड़ा फूंक के कदम उठाता है, क्योंकि भीड़ तंत्र है ना हमारे यहाँ, लोकतंत्र थोड़ी है ये।
भीड़ तंत्र है। हमारे यहाँ कानून का जितना तोड़ मरोड़ हमारे इंडिया में है उतना ऑल ओवर वर्ल्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। हमारे एक मित्र जो है वो ऑस्ट्रिया कंट्री है, वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, तो उनको ना जो है सर वो चमका के रखते हैं, उस तरह से सफाई कराते हैं अपने सर की। बाल मतलब कुछ बाल ख़त्म हो गए, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको वो उस तरह से निकलवा देते हैं, तो बिल्कुल क्लीन रहते हैं, एकदम चमचमाता हुआ उनका सर। तो मैं मतलब एक कानून के हिसाब की आपको बात बता रहा हूँ। तो वो किसी बार्बर के यहाँ गए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे सर पे आप उस तरह से ये जो बाल निकाल दीजिए, आप साफ कर दीजिए बिल्कुल। तो बार्बर क्या बोलता है, बार्बर बोलता है सर मेरे पास लाइसेंस नहीं है गंजा करने का। ठीक है, जी। मेरे पास केवल कटिंग करने का लाइसेंस है। आप किसी एक्सपर्ट नाई के पास जाइए जिसके पास गंजा करने का लाइसेंस हो। अब हमारे यहाँ तो नाई को शुरुआत ही उससे तो घर करा। पे ही मुंडन कर देते हैं, घर पे भी कर देते हैं मुंडन, खुद ही कैंची ली, हाँ, मशीन नहीं ली, नहीं नहीं आई कर वो दिया। वो तो कर पे कर दिया तो एक अलग बात है। वो तो आप अपने रिस्क पे अपने किसी संगी साथी का ही तो करोगे, अपने बच्चे का करोगे, वहाँ रिस्क आपका अपना है। वहाँ मैं कहने का मतलब ये है कि वो जो कंट्री है वो कंट्री नाई को भी लाइसेंस इशू करने से पहले उसको टेस्ट लेता है बाकायदा। वो टेस्ट कैसे लेता है, वो आपको एक बैलून दे देगा, बैलून पे क्रीम लगा देगा ऊपर, जो लेदर क्रीम होती है, जो शेविंग करने वाली शेविंग क्रीम, और उसको आपको उस तरह दे के बोलेगा कि इसको आपको साफ करना है। अगर आपका गुब्बारा फूट गया तो आपका लाइसेंस आपको इशू नहीं होगा। समझ रहे हैं ना कि वो उस व्यक्ति के सर को सुरक्षित तो रखने के लिए। सेंसिटिविटी देख रहे हैं। हाँ। ये कितना सेंसिटिव है। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ आप देख लीजिए, ये तो चलो वो हमारे यहाँ आप आरटीओ में जाइए और आरटीओ का लाइसेंस ले लीजिए जाके आप, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी व्यवस्था के। सिर्फ आपको क्या करना है, अब तो फ़ोटो खींचने लगे कंप्यूटर पे, मजबूरी होगी कि वहाँ जाना पड़ता है। जब ये व्यवस्था नहीं थी तब आपको वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं थी। एक एजेंट को आप अपने 3 फ़ोटो दीजिए, उसका खर्चा दीजिए, आपका लाइसेंस आपके पास घर बन के आ जाता था। अब चूंकि वहाँ आपको कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, आपका फेस कंप्यूटर में आना चाहिए, फ़ोटो खींचना चाहिए, इसलिए आपको जाना पड़ता है वहाँ। और इवन सहारनपुर की मैं बात बता रहा हूँ कि जिस टाइम इस प्रकार की ये व्यवस्था प्रचलन में थी तो एक व्यक्ति ने अंधे व्यक्ति का लाइसेंस बनवा लिया था आरटीओ से। तो ये हम इंडिया की उदारता की बात कर रहे हैं कि हम लोग कानून के प्रति कितने उदार हैं। हम जो है टू व्हीलर पे जो क्या बोलते हैं, हेलमेट इसलिए लगा के चलते हैं कि कहीं हमारा चालान ना हो जाए। हमें अपने सर की चिंता नहीं है, चालान की चिंता है। चालान की चिंता है। सर को बचाने के लिए हम हेलमेट पहन के चलते हैं, सॉरी चालान से बचने के लिए। और सीट बेल्ट भी हम तब लगाते हैं जब ये दिखता है कि सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और वो चालान काट रही है, तो फिर सीट बेल्ट पकड़ के तब हम सीट बेल्ट लगाते हैं। सर आगे से पुलिस वाले मामा खड़े होते हैं तो उनके डर से लगाते हैं लोग। मामा, ये शब्द आपने काफ़ी अच्छा। पुलिस वालों को मामा ही बोलते हैं कि आगे मामा खड़े हुए हैं। आप क्या देखिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, अब मामा को हो या व्हाट्सोएवर। हाँ, ये समाज में ऐसे इस प्रकार के शब्द को यूज किया जाता है। कोई ठुल्ले बताता है, कोई मामा बताता है, लेकिन मतलब कि ये शब्दावली जो है किसी भी तरीके से उचित नहीं है, पर क्या करें। तो क्या मैं बता रहा था, और दूसरी ओर आप आ जाइए। आप एक 10-15 हज़ार का मोबाइल लेके आते हैं तो उसके आप स्क्रीन गार्ड भी लगाओगे, उसका कवर भी चढ़वाओगे उस पर, अपने सर से ज़्यादा सेफ्टी उस मोबाइल की करते हैं जिसकी कीमत मात्र 10-15 हज़ार रुपये है। और जो आपका सर है जिसकी कीमत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकते आप, उस पर हेलमेट रख के भी चलना उचित नहीं समझते हम लोग। ठीक है, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते।
मौका लगा चाहिए। और आप लोग देखते होंगे कि हमारे शहरों में कुछ लोग तो ऐसे नागिन डांस करते हुए चलते हैं, बाइक लेके, स्कूटर लेके, मतलब समझ से बाहर है कि वो क्या करना क्या चाह रहे हैं। ऐसे जाएंगे जैसे सांप, जो नागिन है वो भी कुछ कम ही लहरती है, उनसे भी ज़्यादा ही लहर मारते हुए चलते हैं जी। चलिए कम टू द पॉइंट। 269 कह रहा है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। देखिए ये जिस प्रकार कोरोना वगैरह का मामला चला था, तो ये 269 कुछ इसी प्रकार की बात कर रहा है। नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना में जो मुकदमे कायम हुए थे उनमें ये धारा भी लगी होगी अवश्य। ये कह रहा है whoever unlawfully or negligently does any act which is said which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। ये कह रहा है कि कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कार्य करेगा जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए पीछे जब लॉकडाउन हमारे यहाँ लगा हुआ था, तो जो भी लॉकडाउन तोड़ने में पुलिस को फंसते थे लोग, उन पर इस धारा का लगाया जाना अवश्यंभावी है, क्योंकि वो लोग ऐसा कृत्य कर रहे थे जिससे संक्रमण फैलने का खतरा था। इज दैट क्लियर माय डियर? जी ओके है। जी सर। 270 भी, हाँ जी 270 भी कुल मिला के ऐसा ही है। 271 आप देखिए, 70-71 आप स्वयं देख लीजिएगा। 272 मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लीजिए, 272 ठीक है। 272 कह रहा है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। whoever adulterate any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। देखिए 272 ये कह रहा है कि विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु को खाद्य या पेय के रूप में बेचे, या वह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए। अपायकर से क्या मतलब है भाई? नुकसानदेह, खराब। हाँ, उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाए, है ना, अपायकर हो जाए। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, केवल 6 माह की सज़ा का प्रावधान इसमें सेंट्रल एक्ट में है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें स्टेट अमेंडमेंट है। उत्तर प्रदेश में इस धारा को ज़्यादा बलशाली बनाया गया है अपने अमेंडमेंट की वजह से। हमारे अमेंडमेंट ने क्या करा है, इसमें जो सज़ा है वो सज़ा बढ़ा के कितनी कर दी भाई? आजीवन कारावास तक है। हाँ, तो इसका जो यूपी अमेंडमेंट, देखिए अमेंडमेंट अपने जो यूपी वाले अमेंडमेंट हैं, किसी भी एक्ट में आपको मिले उन पर विशेष ध्यान रखे जाना। अपने स्टेट के अमेंडमेंट वो अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर, वो देखता है कि क्या वास्तव में आप अपने स्टेट को भी जानते हैं, या फिर जो अदर स्टेट वाले लोग आते हैं वो उनसे भी अपेक्षा करता है कि वो हमारे स्टेट अमेंडमेंट तो देख के आए ही आए।
तो अमेंडमेंट जहाँ भी आपको अपने स्टेट का मिले उस पर थोड़ी सी विशेष तवज्जो आप देना तैयारी में, उसको ओवरसाइट नहीं करना है आपको, वो चाहे आईपीसी में मिले, सीआरपीसी में मिले, जहाँ भी मिले, ठीक है। ये कह रहा है 270 हाँ जी 270 में सर प्रदेश पुरस्कार का मतलब सर जानबूझकर होगा। हाँ, ये मेलिजेंट एक्ट, ठीक है ना, जहाँ आपका जो इंटेंशन है वो मेलिफाइड है, विद्वेषपूर्ण आपकी इंटेंशन है कि आपको ऐसा करना ही करना है, आपका बिल्कुल इरादा है, इरादतन आप ऐसा कर रहे हैं कि आप किसी को, एक तो ये है कि सामान्य अवस्था है, एक तो ये है कि आप संक्रमण फैलाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका आशय कोई स्पेशल नहीं है। और प्रदेशपूर्ण में वहाँ है कि जब आप किसी को इंजेक्शन ही ठोक गया है, किसी को इन्फेक्टेड कोई करके, वहाँ आपका मेलाफाइड इंटेंशन है। इज दैट क्लियर? जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जिसका सवाल था भाई का? जी सर क्लियर। हाँ, क्लियर हो गया ना। यहाँ आपका विद्वेषपूर्ण इरादा है, और सामान्य अवस्था में आप मान लीजिए आपने लॉकडाउन तोड़ दिया, कोई आपकी कोई मजबूरी रही हो, कुछ रहा हो, लेकिन संक्रमण फैलने का खतरा तो वहाँ भी है ना भाई, आप इन्फेक्टेड हो जाए या आप इन्फेक्टेड हो किसी और को इन्फेक्टेड कर दें, दोनों ही अवस्था है ना उसमें। और यहाँ मिलिजेंट में जो है कि एक बंदा इरादतन सोच के जा रहा है कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है ना भाई। एड्स इन्फेक्टेड ब्लड का आप किसी के अंदर इंजेक्ट कर दो ले जाके कि संक्रमण फैल जाएगा इसमें, तो वहाँ वो आपका कृत्य बिल्कुल दीगर किस्म का कृत्य है, ठीक है भाई। जी सर। जी, तो इसका अमेंडमेंट देखते हैं। ये कह रहा है इन सेक्शन 272, 273, 274, 275 एंड 276 for the words shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. The following shall be substituted, namely shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो ये 272, 73, 74, 75 और 76, 1, 2, 3, 4, 5 धाराएं हैं जो कि हमारे स्टेट अमेंडमेंट को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे, ठीक है। आपसे वो यही पूछ ले कि कौन कौन सी धाराएं हैं जिस पर स्टेट अमेंडमेंट लागू होता है, ठीक है। इन 5 धाराओं में से 3 धाराएं आपको इनमें से उठा के दे दे, 1 धारा कहीं और से उठा के दे दे, तो आपका ज्ञान ये भी चेक कर सकता है। अब आपने पढ़ा होगा इसका, तो आप बिल्कुल ये देखिए, जो अमेंडमेंट हुआ था ये 15/9/1975 में किया गया है, और ये एक्ट नंबर जो है 47 है 1975 का, और उसकी धारा 3 के अनुसार ये अमेंडमेंट किया गया है। इवन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 272 में जो अमेंडमेंट है वो कौन सा एक्ट नंबर है और कौन सी डेट को वो अमेंड हुआ है। इज दैट क्लियर? यस सर। यार बड़े धीमे से यस सर बोलते हो तुम, रोटी वोटी खाई नहीं क्या तुम लोगों ने? जी सर, आ गया समझ में। हाँ, अभी नहीं सर, अब खाए। अच्छा बाद में खाओगे? हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है, सुबह शाम को भोजन के टाइम से तो मैं तुम्हें यहाँ बैठा लेता हूँ जी। इसको 72, 73, 74, 75 और 76 ये सारे सेक्शन आप सेल्फ देख लीजिएगा। इसका मर्म मैं आपको समझा दिया है, सारों का बेस वही है। कहीं औषधि की बात कर रहा है, कहीं खाने पीने की बात कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ आप आ जाइए 277 पे आ जाइए, और इसको भी एक इम्पोर्टेंट के रूप में टिक कर लीजिए 277। ये धारा खुद मुझे 3 एग्ज़ाम में मिली है, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में मिली है, और आपके UPHGS के एग्ज़ाम में भी मैं इसको फेस कर चुका हूँ, ठीक है भाई। और हाँ, MP में भी ये सवाल आया हुआ था। तो MP, UP, उत्तराखंड तीनों स्थानों के एग्ज़ाम में ये धारा 277
से हमारा इनकाउंटर हुआ है। तो 277 को आप समझ लीजिए, ये कह रहा है फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक एस्पायरिंग और रिजर्वायर। देखिए इसमें जो सवाल आया था वो सवाल कुछ इस प्रकार था, मुझे सवाल भी ध्यान है कि एक होटल का जो है गंदा पानी एक झील में छोड़ा जाता है, जो झील आम जन के पीने के पानी के तौर पे यूज की जाती है। वो झील का पानी जो है वहाँ के लोग पीने के पानी के तौर पे यूज करते हैं, और एक होटल स्वामी उसमें अपने होटल का गंदा पानी छोड़ रहा है झील में, तो उस पर हमें चार्ज बनाने के लिए समस्या आई थी कि इस पर आप चार्ज फ्रेम कीजिए। तो अगर आपने ये धारा ना पढ़ी होगी तो आप उस समस्या के लिए दूर दूर तक भी आपको धारा नहीं मिलेगी कि भाई वो गंदा पानी झील में छोड़ रहा है। अब पढ़ते हैं तो 77 आपको समझ आ जाएगा। ये कह रहा है whoever voluntarily corrupts or fouls the water of any public spring or reservoir as so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both। ये कह रहा है लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। जो कोई लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छा इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। जी सर। तो 277 को ध्यान रखिएगा, ये आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में चार्ज वगैरह बनवाने में भी आपको समस्या देके आपसे पूछा जा सकता है। तो निश्चित रूप से अगर किसी जलाशय में कोई गंदा पानी छोड़ेगा तो उस गंदा पानी छोड़ने से क्या होगा, उस जल की उपयोगिता घट जाएगी। जिस चीज़ के लिए उसको सामान्यतः इस्तेमाल किया जा रहा है उस जल को, वो उस लायक नहीं बचेगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो वहाँ 277 एक्शन में आ जाएगी धारा, कोई ऐसा कृत्य करेगा तो। ठीक है जी। 278 आप स्वयं देख लीजिए, 279 देख लीजिए। 279 बात करता है रेस्ट ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। Whoever drives any vehicle or rides on any public way in manner so rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा था। क्या एग्जाम्पल दे रहा था बताएगा कोई? नागिन वाला। सड़क पे नागिन डांस करते हुए कोई गाड़ी दौड़ा रहा है, तो ये धारा उसके लिए आईपीसी में अस्तित्व में है। तो लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, ठीक है। तो चलाना और हाँकना आप समझ गए होंगे। हाँकना किस संदर्भ में यूज हो रहा है और चलाना किस संदर्भ में यूज हो रहा है? सर वो जो मतलब बोटिंग करते हुए चले जाते हैं शोर में करते हुए। तो वो तो हाँकना हो गया। और सर शायद जो मोटर व्हीकल्स होते हैं वो तो चलाने, और जैसे घोड़ा तांगा ये सब हाँकते हैं। जी जी जी, जो पशु चालित वाहन है, घोड़ा बुग्गी, झोटा बुग्गी, है ना, बैलगाड़ी, तो वो उसको तो हाँका जाता है।
और वो भी तेजी व लापरवाही से चलाई जा सकती है, तो वो हाँकने की जो श्रेणी है उसमें तो ये पशु चालित वाहन आ जाएंगे, है ना। और चलाने वाले जो ऑटोमोबाइल वाहन हैं उसमें आपकी गाड़ी भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, स्कूटर भी हो सकता है, बाइसिकल भी हो सकती है ना, वो भी चलाई जाती है ना। वो उसमें वो ऑटोमोबाइल नहीं होती, वो आपकी पैरों से आप उसको धकेलते हैं, ठीक है। तो वहाँ 279 अस्तित्व में आती है। जितनी भी दुर्घटना वाले मामले होते हैं ना, एक्सीडेंटल जितने केस होंगे उनमें 279 लगेगी ही लगेगी, क्योंकि दुर्घटना में तेजी व लापरवाही से चलाए जाने का तत्व जो है वो अवश्यंभावी है। इज दैट क्लियर? यस सर। और एक चीज़ और आपको, आप भी जानते ही हैं उस बात को, मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ इंडिया में जो है ना, एक सिद्धांत है कि गलती बड़े वाहन की निकलेगी। जी सर। अगर पैदल को साइकिल वाले ने टक्कर मार दी, भले ही वो पैदल वाला खुद साइकिल के आगे आगे मरा हो, तो गलती साइकिल वाले की। और फिर साइकिल वाले के स्कूटर वाला टक्कर मार दे, भले ही वो साइकिल वाला ही घुसा हो उसके आगे जाके, तो यहाँ गलती कोई नहीं देखता, यहाँ वाहन का वजन देखते हैं। तो भले ही वो रेस नेग्लिजेंट जो है वो उस बंदे का हो जो पीड़ित है, जो चोटिल है, लेकिन यहाँ देखेंगे क्या, वजन तोड़ लो, वजन किसके वाहन का ज़्यादा है, उसी पे FIR हो जाएगी बेचारे पे। ठीक है माय डियर, इज दैट क्लियर? चलिए आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और जो मैंने आप लोगों से निवेदन किया है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उसमें थोड़ा सा सहयोग की आपसे अपेक्षा चाहता हूं। तो मैं देखता हूं कि आप में से कितने लोग करेंगे। मैं कल की क्लास में आपसे दोबारा पूछूंगा इस बारे में। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू।